प्यार तो होना ही था पार्ट वन। लेखिका शालू यादव। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें जगमगा रही थी। शेखावत भवन पूरी तरह से सजा हुआ किसी नई नवेली दुल्हन की तरह लग रहा था। चारों तरफ बस उजाला ही उजाला फैला हुआ था। हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश था। लेकिन आज अर्शी के अंदर घना अंधेरा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे सब कुछ ठीक करे। इसी कश्मकश में डूबी थी। इस वक्त वह छत पे रेलिंग से टिक कर चांद को एकटक देखे जा रही थी। अर्शी जब भी उदास होती थी तो वो टेरिस पे खड़े होकर चांद को देखती थी। सुकून सा महसूस होता था उसे ऐसा करने में। और आज भी सुकून की तलाश में वह चांद को देखे जा रही थी। लेकिन आज सुकून की जगह बीतते वक्त के साथ उसे सब कुछ खत्म होता महसूस हो रहा था। जैसे अंदर ही अंदर कुछ टूट सा रहा था बीतते वक्त के साथ। अर्शी एक साधारण सी लड़की जिसके छोटे छोटे ख्वाब थे, उसे उन्हें पूरी करने की चाह थी। एक मिडिल क्लास फैमिली के ताल्लुक रखती थी। वह तीन बहन और माता पिता के अलावा कोई और नहीं था। वह जब जॉब करके अपने पिता का सहारा बनना चाहती थी। वह उनको महसूस कराना चाहती थी कि अब वह भी जिंदगी के संघर्षों में उनके साथ खड़ी रहने लायक हो गई है। लेकिन बस एक गलती ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। सारे सपने बहुत दूर दिख रहे थे। सब कुछ रेत की तरह मिट्टी से सरकता जा रहा था। वह कभी अपनी किस्मत को कोसती तो कभी उस पल को जिस वक्त वह उस अजनबी से टकराई थी। अर्शी अपने ही सोच में गुम थी कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। वह चौंक कर पीछे मुड़ी। एक लंबा चौड़ा मजबूत वजूद वाला शख्स उसके सामने खड़ा था, जिसके चेहरे पे बेहद गुस्सा था। वह नाराजगी से उसे देख रहा था। तुम यहाँ इतनी रात को क्यों आए हो? तुम्हें आराम करना चाहिए, वह घबराती हुई हौले से बोली और फिर इधर उधर देखने लगी। कभी न डरने वाली वे बेहद डरी हुई नजर आ रही थी। सीरियसली मुझे आराम करना चाहिए। जब मैं यहाँ आया हूँ मेरा चैन ही खो गया है। सब कुछ उलट पुलट हो गया। तुमसे मिलना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती महसूस हो रही है मुझे। वह गुस्से से घूरते हुए बोला। तो मैं क्या करूँ? गलती तुम्हारी थी, वह उस शख्स की बात सुन खींचते हुए बोली। उसकी भी तो ज़िंदगी उलझ गई उसी से मिलने के बाद। फिर वह उसे क्यों सुना रहा है जैसे उसने ही अकेले सब कुछ किया हो। ना वह उससे बदला लेने की सोचता, ना ही ये सब होता। कितनी बेइज्जती हुई इसके परिवार वालों की, जो कभी नज़र उठाकर देखते भी नहीं थे। वे आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहे हैं। देखो मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, लेकिन पहले तुमने मेरे साथ गलत किया था। अगर तुम मुझसे उलझती ना तो ऐसा कुछ भी करने के बारे में मैं सोचता तक नहीं। अब जब दोनों की गलती है तो हम दोनों को ही सुधारनी भी होगी। ये रिश्ता नहीं हो सकता, तुम कुछ भी करके मना कर दो। वह बेहद नर्म लहजे में अर्शी की हाथ अपने हाथों में लेता हुआ बोला। वह कुछ बोलने के बजाय उस शख्स को देखने लगी। कितनी आसानी से बोल दिया, मना कर दो। अगर उसके बस में होता तो क्या वह यह सब होने देती? रोकती नहीं। वह एकटक जैन को देखते हुए सोचने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? देखो तुम्हें भी पता है ना तुम इस शादी से खुश रहोगी और ना ही मैं। फिर इतना सोचने का क्या फ़ायदा? ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं चल पाएगी। इससे अच्छा तुम मना कर दो, अभी वक्त है। तुम बोल दो सबसे तुम ये शादी नहीं करना चाहती। वह उसे सोच में डूबा देखकर बोली। सच में जैन, तुम्हें लगता है यह सब कुछ इतना आसान है? मेरे पेरेंट्स कितने परेशान हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज मेरे पापा को हार्ट अटैक आया, सिर्फ तुम्हारी वजह से उन्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ती। वह नाराजगी से बोली। अगर इनकार ही करना है तो तुम भी कर सकते हो ना, जाओ। जैन अर्शी की बात को बीच में ही काटते हुए बोला और कहता है, प्लीज़ अर्शी समझने की कोशिश करो। एक बार अंकल से बात करके देखो, वो ज़रूर समझेंगे। जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी मैं एक दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। पर अभी ये शादी से बचा लो मुझे। जाओ, मना कर दो तुम। कितने स्वार्थी इंसान हो तुम। तुम्हें सिर्फ खुद की पड़ी है। मैं ऐसा अब कुछ नहीं करूँगी जिससे मेरी फैमिली हर्ट हो। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और हाँ, अगर तुम चाहो तो इनकार कर सकते हो, फिर मैं बीच में नहीं आऊँगी। वह गुस्से से बोली। वह उसकी बात सुनकर झुंझलाते हुए अर्शी को खींचकर रेलिंग पर टिका देता है। उसका हाथ अर्शी के गले पर कसा हुआ होता है। लेकिन अगले ही पल अर्शी उसे धक्का देकर खुद को उसके पकड़ से आज़ाद करवा लेती है। और अगले ही पल उस शांत माहौल में अर्शी का थप्पड़ गूंज चुका था, जो कि जैन के गालों पर पड़ा था। वह गाल पे हाथ रखे सिर उठाकर गुस्से से अर्शी को घूरता है और फिर एक बार पकड़ने की कोशिश करने लगता है। मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना, अभी गाल ही लाल हुआ है।
मुंह भी टूट सकता है तुम्हारा, अच्छा होगा यहाँ से चले जाओ तुम। अर्शी हाथ से जैन को वहीं रुक जाने का इशारा करते हुए बोली। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, तुम्हारे मकसद को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। वह उसे गुस्से से घूरते हुए बोला। और अर्शी एक पल को सहम सी गई। वह कुछ सोचने लगी। तुम तो यही चाहती थी ना, किसी अमीर घर के लड़के को अपने जाल में फंसाकर उसके पैसों पर ऐश करना। एक इज्जतदार फैमिली जिसकी आड़ में तुम कुछ भी कर सको अपने इस मासूम चेहरे के सहारे। मगर याद रखना, वह उंगली दिखाते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम्हें अपने फैसले पे अफसोस होगा। एकदम वह धमकी भरे लहजे में बोलते हुए सीधा नीचे की तरफ बढ़ गया। और अब तक बामुश्किल से आंखों में रोके हुए आंसू अर्शी की आंखों से निकलकर गालों को भिगाने लगे। वह मुंह पे हाथ रखे अपने सिसकियों को दबाने की कोशिश में जुटी थी। जैन का कहा एक एक शब्द उसके कानों में शीशे की तरह चुभ रहे थे। वह घंटों सिसकियों को छुपाते हुए रोती रही। अजीब से हालात हो चुके थे ना। वह पीछे जाकर सब कुछ बदल सकती थी और ना ही सबके फैसलों को नकार सकती थी। वह इज्जतदार घर की एक स्वाभिमानी बेटी थी। वह क्यों किसी का फायदा उठाती? अगर किसी की मदद नहीं की तो उसने किसी को गिराया भी नहीं था। फिर किस बात की सजा मिल रही थी उसे? कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त सिवाय जो हो रहा था उसे चुपचाप अपनाने के उम्मीद की एक भी किरण उन उजालों में नहीं दिख रही थी उसे। वह फिर एक बार बीते वक्त को याद कर अफसोस करने लगी और भगवान जी से शिकायत भी उसे याद आने लगा। वह सब जिसके कारण आज उसकी जिंदगी कुछ इस कदर उलझ गई है। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था जैन से मिलने से पहले, लेकिन उससे उसकी एक मुलाकात तूफान के जैसे ही तबाही ले आई थी। 2 दिन पहले का समय एक अलग ताजगी लिए हर किसी का स्वागत कर रहा था। कितने खुश थे उस दिन सब। सबसे ज्यादा उसके पापा खुश थे। खुश भी क्यों न हो, इतने सालों बाद अपने बचपन के दोस्त से जो मिलने वाले थे। दोस्त दिल के बहुत करीब रहने वाले शख्स होते थे जो मौके आने पर दोस्ती के लिए अलग अलग किरदार निभाने के लिए तैयार रहते थे। कभी माँ बनकर प्यार जताते तो कभी पापा बनकर सही राह दिखाने को, कभी टांग खिंचाई करने दोस्त बनकर। राघवेंद्र जी, अर्शी के पापा, हाथ में न्यूज़पेपर लिए आंखों पर चश्मा लगाए पेपर पढ़ रहे थे। वह रह रहकर मुस्कुराए जा रहे थे। शायद वह हाथ में पेपर पकड़े हुए भी अपने बचपन के किस्सों को याद कर मुस्कुरा रहे थे। क्या बात, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आज तो आप। अर्शी उनके पास वाली चेयर पर बैठते हुए बोली। राघवेंद्र जी काफ़ी दोस्ताना किस्म के इंसान थे, जिससे अर्शी या उसके बहनें उनसे डरने की जगह खुलकर बात किया करती थी। वह अर्शी को देखकर मुस्कुराए। आज अनुज आ रहा है, इतने सालों बाद। ये मिलने की खुशी है। वह मन मन मुस्कुराए हुए बोले। पहले 2-4 सालों में आ जाता था, लेकिन जब से बच्चे बड़े हुए हैं तब से बहुत कम आने लगा। लेकिन एक बात है, इस बात का हमारी दोस्ती पर बिल्कुल असर नहीं पड़ा। वह आज भी वैसे ही थोड़ा हंसमुख, थोड़ा गंभीर, वह बिल्कुल नहीं बदला। अर्शी को बताते हुए उनके चेहरे पे अपने दोस्त और अपने बचपन के दोस्त की प्रति गर्व झलक रहा था। तुम बहुत छोटी थी तब देखा था उसने तुम्हें, अब तो शायद वह तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा। वह कुछ पल ठहर कर बोले, अच्छा पापा जी, हम भी आपके दोस्त से मिलने के लिए उत्साहित हैं और उनकी फैमिली से भी। आखिर देखो तो हमारे अलावा कौन है जो आपके दिल के बहुत करीब है। अर्शी राघवेंद्र जी से बात ही करती रहती है कि उसकी मम्मी नीरा जी आ जाती हैं। वैसे क्या बात हो रही है बाप बेटी में? वह बैठते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, बस अनुज के बारे में पूछ रही थी। उन सब से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है हमारी बेटी। एक्साइटेड तो हम भी बहुत हैं भाई साहब से मिलने के लिए। बहुत मिलनसार हैं भाई साहब और दिल के भी बहुत अच्छे हैं, नीरा जी बोली। वो तो है, राघवेंद्र जी बोले। वैसे उन सबको लेने कौन गया है? अर्शी कुछ सोचते हुए बोली। जतिन गया है, नीरा जी ने जवाब दिया। अच्छा, कुछ काम था तो मैं जाती हूँ, 1 घंटे में आ जाऊंगी। अर्शी उठते हुए बोली। जल्दी आना, नीरा जी बोली। हाँ हाँ, टाइम से आ जाऊंगी, आप फिक्र ना करो, वह बोली और अंदर चली गई। वह अंदर से स्कूटी की चाबी हाथों में घुमाते हुए बाहर निकली। वह अपने ही धुन में स्कूटी चलाए जा रही थी और साथ ही अपना कोई पसंदीदा गाना भी गुनगुनाए जा रही थी। वह इतना मस्त हो गई थी खुद में कि सामने से आता हुआ लंबा चौड़ा शख्स भी उसे दिखाई न दिया। सीधे जाकर स्कूटी उस शख्स में जाकर भिड़ा गई।
स्कूटी संभाल ना पाने के कारण स्कूटी लेकर नीचे गिर पड़ी। वह उस शख्स की हालत देखे बजाय उठते हुए उस पर बरस पड़ी। देखकर नहीं चल सकते हो क्या? आंखें डोनेट कर आए हो क्या? जैसे शब्दों से उसे डांटने लगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोफर टाइप के इंसान। शक्ल चोर जैसी और हरकतें बेवड़े वाली। वह गुर्राई। ओह हेलो मिस, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं है खुद को घायल करने का। और हाँ, ना मैं कोई चोर हूँ और ना ही बेवड़ा। गलती आपकी थी। आप ही सपनों में गुम थी। वह भी बरस पड़ा। अर्शी एक नज़र सामने वाले शख्स को देखी। एक लंबा चौड़ा आकर्षक शरीर का मालिक था। वह उम्र यहीं कहीं 26 साल की रही होगी। और हाँ, वह सच में बिल्कुल भी बेवड़ा नहीं लग रहा था। एक बार को अर्शी का मन किया चुपचाप चली जाए, लेकिन फिर उसका मन बदल गया और वह फिर उस शख्स को घूरने लगी जो हाथ पर लगे मिट्टी को साफ कर रहा था। चोट तो नहीं आई थी उसे, लेकिन खरोच सी आ गई थी। घूर क्या रही हो? अब क्या मारने का इरादा है? माफ़ी मांगो और निकलो। दिल बहुत बड़ा है मेरा, माफ़ कर दूंगा। वह ऐंठते हुए बोला। ओह बड़े दिल वाले भाई साहब, तो ऐसा करो इस बड़े दिल में ना सुरंग बना लो, फिर अकेले चलो। आंखें तो वैसे ही बटन हैं आपकी। वह उसका मजाक उड़ाते हुए बोली। तुम सॉरी बोलो और निकलो। सॉरी और मैं नेवर। गलती तुम्हारी थी तो तुम्हें बोलना चाहिए। वह बोला। माफ़ी तो कभी ना मांगने वाली मैं तुमसे। अच्छा होगा कि रास्ते से हटो और जाने दो मुझे। अब तुम्हारी तरह मैं फालतू की नहीं हूँ, काम है मुझे। वह भी उसी लहजे से बोली। मैं तो हटने से रहा और तुम बिना सॉरी बोले जाने से रही। कोशिश करके देख लो। पलक झपकते ही वह स्कूटी की चाबी खींचकर निकाल लिया था और अर्शी देखती ही रह गई। अब एक लड़का और लड़की यूं बीच रास्ते झगड़ रहे थे तो भीड़ तो जमा होनी ही थी। हर कोई मसाले की तलाश में था। तो कुछ संस्कारी लोग इन्हें उल्टा सीधा भी कहने लगे। दोनों कुछ ही देर में तमाम लोगों में घिर चुके थे, जो मुग्ध दर्शक बने मन भावक दृश्य का आनंद लेने में व्यस्त थे। चाबी वापस करो अभी के अभी। वह उसे घूरती हुई बोली। अब वह यहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश में थी। पहले सॉरी, वहाँ बेशर्मी से दांत घिसाते हुए बोला। अर्शी एक पल को कुछ सोची और अगले ही पल आंखों को रगड़ते हुए रोने लग गई तेजी से। वह इस पल बदलती लड़की के कारनामे देखकर हैरान रह गया। हैरत से आंखें फैल गई उसकी। अपना ड्रामा बंद करो समझी। किसी को कुछ समझ आया या नहीं, लेकिन वह अब सब जैन को ही डांटने लगे थे और वह गुस्से से अर्शी को इस ड्रामे को खत्म करने को कह रहा था। क्या प्रॉब्लम है बेटा? भीड़ से एक शख्स अर्शी के पास खड़ा होता हुआ बोला। पहले तो ये मेरी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया और अब चाबी निकाल लिया। मैं क्या करूं? वह रोती हुई बोली। और अब जब मांग रही हूं तो रड़ रहा है देने के बजाय। ए लड़के, चाबी लौटा। तुरंत वह गुस्से से जैन से मुखातिब हुआ। तुम जैसे लड़के के पास और कोई काम नहीं होता? निकम्मे हो पूरे। दे रहे हो कि नहीं? जैन को चुप देखकर वह फिर बोला। सॉरी बोलो और चाबी दे दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। अर्शी आंसू पोंछते हुए बोली। ये ऐसा नहीं मानने वाला। इसे तो भीड़ से एक मोटा तगड़ा आदमी आगे बढ़ता हुआ बोला। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करो। ब्लड कितना महंगा है, इसे ऐसे ही मत बहाओ। अर्शी बोली तो सब उसे देखने लगे। मेरा मतलब है कि जब माफ़ी से काम चल जाएगा तो मारपीट की क्या ज़रूरत है ना अंकल? पास खड़े शख्स से वह बोली। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। वह बोला तो अर्शी जैन की तरफ देखी जो उसे गुस्से से घूर रहा था। अर्शी सबसे नजरें बचाती हुई आई विंक कर दी और वह चौंक कर उसे देखने लगा। कितनी तेज लड़की है, वह खुद से बोला। बोल रहे हो कि नहीं? वहीं खड़े किसी ने कहा। तो जैन समझ गया, या तो खुद के लिए और ट्रबल क्रिएट करे या फिर सॉरी बोलकर निकल जाए। वैसे भी उसके पास वक्त भी नहीं था। सॉरी, ये लो चाबी। अर्शी को चाबी देते हुए वे बोला। क्या बोले सुनकर भी वह अनसुने का नाटक की। जान से मारने का मन हो रहा था जैन का इस बिगड़ैल लड़की को, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोला। सॉरी मिस। जैन उसे घूरते हुए आगे बढ़ गया और लोग भी जाने लगे। अर्शी स्कूटी स्टार्ट कर की और जैन के पास से गुजरी। फिर वह रुकी। सॉरी बॉस, शरारत ज़्यादा हो गई। वैसे अर्शी नाम है मेरा। मेरा वह चेहरा आगे कर बोली और तेजी से मुस्कुराते हुए निकल गई, जबकि जैन दांत पीस कर रह गया। कितनी बदतमीज लड़की थी, वह बोला। वही जैन दुकान के पानी की बोतल लेके गाड़ी के पास चला गया। भाई आप कहाँ चले गए थे? पानी लेने में देर लगा दी।
आपने अंकल गुस्सा हो रहे थे। जैन के बड़े पापा का लड़का जतिन बोला, जो कि उन सबको एयरपोर्ट से लेने आया था। वो एक्चुअली मुझे पानी दुकान नहीं मिल रही थी और भीड़ भी बहुत थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। जैन ने उससे झूठ कहा। एक बार फिर उसे वह बदतमीज लड़की याद आ गई और उसका मुंह कसेला हो गया। जैन की नज़र अनुज जी पर पड़ी। पैसेंजर सीट पर बैठे हुए जैन को गुस्से से घूर रहे थे। शायद जतिन के होने के कारण वह इस वक्त चुप थे। अरे यार भाई, अब बैठो भी, गर्मी बहुत हो रही है। सौम्या, जैन की बहन, थोड़ा खींचते हुए बोली। अगस्त का महीने था और गर्मी बेजोड़ पड़ रही थी। वो एक नज़र अनुज पर डाल पिछली सीट पर रूपम जी, जैन की मम्मी, और सौम्या के पास जाकर बैठ गया। ऐसा नहीं था कि अनुज जी बुरे थे अपने बच्चों के प्रति। वह खुश मिजाज और जिंदा दिल थे, लेकिन एक पिता के होने के कारण वह ज़रा सख्त थे अपने बच्चों के प्रति, खासकर जैन के प्रति। वह बेपरवाह था अपने आगामी जीवन को लेकर। वह ज़रा भी सीरियस नहीं रहता था, जिसके कारण अनुज जी से उसे अक्सर सुनने को मिल जाता था। ऐसा नहीं था कि जैन जिम्मेदारियों से भागता था, बस अभी वह जिंदगी को जीना चाहता था और कुछ वक्त बिना किसी दबाव के। अर्शी भी जल्दी से अपना काम खत्म कर घर के लिए निकल जाती है। उसे जल्दी थी घर पहुंचने की, आज कुछ ज़्यादा ही। आखिर उसके पापा के खास मित्र इतने दिनों बाद जो आने वाले थे। बचपन से ही पापा से बहुत सुना था उनके बारे में, लेकिन कभी मिलना नहीं हो पाया था उसका अनुज जी या उसकी फैमिली से। समीर बेटे, ज़रा फ़ोन पर जतिन से पूछना तो, कहाँ तक पहुँचे हैं वो लोग। निर्मला जी, जैन की ताई जी, अपने बड़े बेटे समीर से बोली। जी माँ, कहते हुए समीर ने जतिन को फ़ोन लगा दिया। पूरी बेल जाने के बाद भी जतिन ने जब फ़ोन नहीं उठाया तो वह फिर से उसका नंबर डायल करने को हुआ कि बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और वह तुरंत बाहर की तरफ बढ़ गया। निर्मला जी भी राजीव जी, जैन के ताया जी के संग बाहर निकल गई। अनुज के साथ साथ सब गाड़ी से नीचे उतरे। अनुज जी ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। कितना कुछ बदल चुका था। ये छोटा सा शहर जहाँ कभी पार्क हुआ करता था, वह आज फैक्ट्री बन चुकी थी और चाय की वो छोटी सी दुकान कैफ़े में तब्दील हो चुकी थी। छोटी छोटी कई आसपास की दुकानें होटल और मॉल में बदल चुकी थी। अपना शहर अजनबी सा लग रहा था। अनुज को उनकी आंखें गीली हो गई, अपने बचपने की जवानी भरे दिनों को याद करके, जो यहीं की गलियों और चौबारों में गुजरे थे। ये ज़रूरतें क्या क्या नहीं करवाती हैं, अपने घर से दूर और अपनों से भी दूर कर देती हैं ज़िंदगी के सफ़र में। वे बेहद भावुक हो चले थे। सबसे छुपाकर उन्होंने आंखों के कोने में ठहरे आंसू को कीचड़ साफ करने के बहाने साफ कर लिया और राजीव जी के गले से जा लगे। दोनों भाइयों की आंखें नम थी इतने दिनों से जुदाई के मुलाकात पर, लेकिन दोनों ही लोग गम को हंसकर छुपा गए। राजीव जी से अलग होकर वह निर्मला जी को नमस्ते कर अंदर की तरफ सबके साथ बढ़ने को हुए कि निर्मला जी ने उन्हें टोक दिया। सबके साथ वह भी हैरत से निर्मला जी को देखने लगे। नंदिता, बेटे आरती की थाली लेकर आना, वह अपनी बेड़ी बेटी को आवाज़ देते हुए बोली। वह सबके चेहरे पे हैरानी की जगह मुस्कुराहट तैर गई। कुछ ही पल में नंदिता हाथों में आरती की थाली लिए बाहर निकली और ले जाकर निर्मला जी के हाथों में थमा दी। सबकी आरती कर निर्मला जी सबको अंदर आने को बोलती है और सब उनके पीछे अंदर चले जाते हैं। जैन और सौम्या भी सबसे मिलते हैं। नंदिता सबको उनका रूम दिखाती है और सब अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं और नंदिता सबको सर्व कर रही होती है। भाभी, शिवाय कहाँ है? दिख नहीं रहा। घर का माहौल भी बहुत शांत है। जैन नंदिता से उसके बेटे शिवाय के बारे में पूछता है तो वह मुस्कुरा उठती है। अभी सो रहा है। वह जब से पता चला आप लोग आने वाले हैं तब से वह इंतज़ार ही कर रहा है। आज सुबह उठकर फिर सो गया, नहीं तो सुबह से परेशान करके रखा था। नंदिता जैन से बोली। अच्छा, तो मैं उससे जाकर मिलता हूँ, हमारे छोटे नवाब से, कहते हुए वे खाने की टेबल से उठ जाते हैं। खाने तो खा लो, फिर मिल लेना, नंदिता जैन की प्लेट देखते हुए बोली। भाभी, मेरा हो गया, अब उसके साथ थोड़ी मस्ती करना है। और फिर आराम बोलते हुए बिना कुछ सुने ऊपर की तरफ बढ़ गया। अनुज की नज़र एक बार फिर जैन पर टिक गई थी। कितना समझाया था अनुज जी ने सौम्या और जैन को, लेकिन फिर भी वह अपनी हरकत किए ही जा रहे थे। उन्हें अच्छी तरह पता था
कि राजीव जी को बिल्कुल पसंद नहीं ऐसे प्लेट में खाना छोड़ना, और हम इस खाने के लिए ही तो क्या कुछ नहीं करते हैं। फिर ऐसी हरकत सही भी तो नहीं थी। वह सबके बीच खामोश रह गए। जैन चला गया है और सब लोग लिविंग एरिया में बैठकर आपस में बात करने लग जाते हैं। साहिल नहीं आया, आया होता तो सबसे मिलना हो जाता इसी बहाने। मैं अपने बहू और पोते से भी मिल लेता। निर्मला जी ने थोड़े अफसोस से कहा। उनका मन था जैन के बड़े भाई साहिल और भाभी श्रेया से मिलने का। मन तो था उसका भी, लेकिन किसी को तो वहाँ रहना भी ज़रूरी था। भाभी हम ऐसे छोड़कर तो नहीं आ सकते थे। रूपम सफाई देते हुए बोली। वो तो है, साहिल बहुत मेहनती है। इतना बिजनेस अकेले ही दम पर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया बच्चे ने। राजीव जी बोले। तने तो बड़ा हो गया होगा। निर्मला जी बोली। हाँ, वह 5 साल का हो गया है। रूपम बोली। बहुत शरारती भी है। आने की जिद कर रहा था, लेकिन बिना श्रेया के उसे कैसे लेकर आती। हाँ, अब तो पता नहीं कब होगा देखना। निर्मला जी के शब्दों में अफसोस था। मॉम, मैं जा रही हूँ रूम में, सौम्या उठते हुए बोली, तो रूपम ने उसे जाने का इशारा किया। सब कुछ बीती बातें तो कुछ आप बीती एक दूसरे को सुनाने में लगे हुए थे। राघवेंद्र, क्या हाल है? बच्चे बड़े हो गए होंगे। अनुज राजीव जी से बोले। बच्चे बड़े हो गए हैं। बड़ी बेटी तो शादी की उम्र भी हो गई है। बहुत अच्छी बच्ची है। राजीव जी बोले। सब बात ही कर रहे होते हैं कि राघवेंद्र जी आ जाते हैं। क्या बात, आए हुए इतना टाइम हो गया और तुम मुझसे मिलने नहीं आए? लगता है भूल गए मुझे। राघवेंद्र जी थोड़े शिकायती और थोड़े मजाकिया लहजे में बोले। अरे ऐसी बात नहीं है यार। और वह उठकर तुरंत राघवेंद्र जी के अपने गले से लगा लेते हैं। मैं कभी तुझे भूल सकता हूँ भला? दूरियां तमाम हो भले हमारे बीच, दिल के तो तुम आज भी उतने ही करीब हो। तू तो मेरा यार है, तुझे भला भूल सकता हूँ मैं? राघवेंद्र जी से अलग होते हुए अनुज बोले। और हाँ, तेरे ही बारे में बात हो रही थी। अरे बस कर, मजाक कर रहा था। तेरी अभी भी बात बात पर सीरियस होने वाली आदत नहीं गई तेरी। राघवेंद्र जी हंसते हुए बोले। उनकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। और भाभी जी, कैसे हैं बच्चे, कैसे हैं? अनुज राघवेंद्र से मुखातिब होते हुए बोले। इतने दिनों बाद दोस्त से मिलने की खुशी साफ झलक रही थी बोलने के लहजे में। बच्चे भी ठीक हैं और भाभी जी भी, लेकिन लगता है भाई साहब आप हमें भूल गए जो इतने दिन बाद आए हैं। शिकायती लहजे में जब नीरा जी बोली तो सब एक बार हंस पड़े। अरे ऐसी बात नहीं है भाभी जी, याद तो बहुत आती है सबकी, लेकिन ये जिम्मेदारियां का बोझ जो है वह रोक देता है। उनके लहजे में उदासी थी। वो तो है भाई साहब, उनको निभानी होती है जिम्मेदारियां, नीरा जी बोली। नीरा रूपम से भी मिलती हैं। इतने में अर्शी की दोनों बहनें रितिका और नीति भी आ जाती हैं। दोनों लोग को नमस्ते करती हैं। दोनों बहनें, और बदले में रूपम और अनुज भी उन्हें नमस्ते करते हैं। अर्शी बेटा नहीं आई हमसे मिलने? अनुज जी अर्शी को ना देख बोले, क्योंकि वे तीनों को ही फोटो में देख चुके थे। अरे भाई, अभी वो मार्केट से आई है तो थोड़ा आराम कर रही है, और उसे पता भी नहीं है कि आप लोग आ गए हैं और हम लोग आप लोगों से मिलने आए हैं। नहीं तो वह भी आई होती। कोई बात नहीं, हम उससे खुद मिल लेंगे, अनुज बोले। रितिका और नीति जैन को पूछती हैं और सौम्या को भी रूपम बताती हैं। दोनों अपने अपने कमरे में हैं। जतिन, इन्हें ले जाओ। निर्मला जी के कहने पर जतिन उन्हें सौम्या के पास ले जाता है। सौम्या से मिलकर दोनों जैन के पास चली जाती हैं। जैन और शिवाय मस्ती कर रहे होते हैं। तभी ये लोग रूम में एंटर करते हैं। नीति दी और रितिका दी। शिवाय उन दोस्तों को देखते हुए बोला। अर्शिदी नहीं आई? उसने थोड़ा रुककर बोला। अच्छा बेटा, हम लोग की तो कोई इज्जत ही नहीं है, बस अर्शिदी से ही मतलब है तुम्हें। हम तो कुछ लगते ही नहीं। उदास सा चेहरा बनाकर नीति बोलती है। ऐसी बात नहीं है दी, आप भी बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं अर्शिना बहुत अच्छी है, और चॉकलेट भी तो लाती है मेरे लिए, शिवाय सफाई देते हुए बोला। अच्छा बेटा, तो सब चॉकलेट का चक्कर है? रितिका हंसते हुए बोली। वह दोनों जेंट्स और शिवाय के साथ गेम खेलती हैं और फिर चली जाती हैं। वैसे कैसी है तुम्हारी अर्शिदी? बड़ी क्लोज लग रही हैं तुम्हारे। उनके जाने के बाद जैन शिवाय से बोला। है ना, बहुत ज़्यादा क्लोज। मेरी दोस्त देखोगे
तो कहोगे आह पटाखा, वह मुंह बनाते हुए बोला। तो जैन हंस पड़ा। शाम के करीब 4 बजे अर्शिया की नींद खुली तो उसे याद आया कि वो लोग तो अब तक आ गए होंगे। वह अफसोस से सिर पे हाथ रखे हुए अपनी माँ को आवाज़ दी, मम्मा कहाँ हो आप? वो सब तो आ गए होंगे ना? वह असलाई सी आवाज़ में नीरा जी से मुखातिब हुई। दी वो लोग तो सुबह में ही आ गए और हम तो मिलकर भी आ गए सबसे। उसकी छोटी बहन नीति नीरा जी के बोलने से पहले ही बोल पड़ी, यार मुझे बुला दिया होता, लेकिन नहीं, अकेले ही चले गए। अर्शी थोड़े गुस्से से बोली, ऐसी बात नहीं है, तुम मार्केट से आई थी और फिर सो भी गई थी तो हमने तुम्हें उठाना ठीक नहीं समझा। वैसे भी वो लोग अभी रुकेंगे कुछ दिन, आज ही थोड़ी वापस जा रहे हैं, आराम से मिल लेना। नीरा जी अर्शी के सिर पे हाथ रखते हुए बोली, नहीं, मुझे तो आज ही मिलना है अंकल से, मैं भी तो देखूं पापा के खास दोस्त को। अर्शी बोली, ठीक है मिल लेना, लेकिन पहले फ्रेश हो जाओ, फिर शाम तक चली जाना। कहते हुए नीरा जी कमरे से बाहर चली गई। अर्शी फ्रेश होकर किचन में जाती है जहां नीरा जी उसकी फेवरेट मैगी बना रही होती हैं। वाह मम्मा, मैगी कहते हुए वो स्लेब पर बैठ जाती है और नीरा जी मुस्कुरा कर रह जाती है। अर्शी अपनी छोटी बहन नीति के साथ जैन के घर को निकल जाती है। रास्ते में नीति जैन की बहुत तारीफ कर रही थी और अर्शी बस हाँ हूँ किए जा रही थी। दोनों अंदर जाती हैं तो सामने ही हॉल में अनुज और राजीव जी बैठे की बातें कर रहे होते हैं। वह उनको नमस्ते करती है और फिर उनसे बात करने लग जाती है। निर्मला जी के साथ रूपम भी वहीं आ जाती है। वह उनसे मिलकर सौम्या से मिलने चली जाती है। सौम्या के पास अर्शी जा रही होती है कि उसे बीच में ही नंदिता मिल जाती है। वह उनके साथ सौम्या के रूम में जाती है और वहां से नीति के जिद पर जैन से मिलने के लिए चली जाती है, जो भी अब भी शिवाय के साथ खेल रहा था। अर्शी को दरवाजे पे देखते ही शिवाय खुश होकर उसके पास चला जाता है और जैन उस वक्त खिड़की के सहारे खड़ा होकर कान से फोन लगाए किसी से बात कर रहा होता है। जैन खिड़की के पास दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा हो रहता है। जैन चाचू देखो कौन आया है। शिवाय अर्शी का हाथ पकड़ अंदर लाते हुए जैन से बोलता है, जिसका चेहरा खिड़की की तरफ होता है। शिवाय के बोलने पर वह फोन कान से लगाए पीछे मुड़ता है और उसी वक्त अर्शी की नज़र भी उस पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। जहां अर्शी बस जैन को देखे जा रही थी, वहीं वह उसे बेहद गुस्से से देख रहा था। तुम यहाँ कैसे आई? क्या कर रही हो यहाँ? वह फ़ोन जेब के हवाले करते हुए गुस्से से बोला। उसके बोलने से शिवाय और नीति कभी जैन को तो कभी अर्शी को देखने लग जाते हैं। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? नीति हैरानी से बोली। अर्शी हाँ बोलती है और जैन नहीं, जिससे दोनों फिर दोनों को देखने लगते हैं। क्या कह रहे हो आप दोनों? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिवाय सिर खुजलाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, ज़रूरत भी नहीं है समझने की। जैन नाराज़गी से बोलता है और नीति और शिवाय एक दूसरे से कुछ इशारों में बातें कहते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो जैन चाचू, ये है अर्शी दी, बताया था ना मैंने आपको, और अर्शी दी ये है जैन चाचू। शिवाय दोनों से कहता है। तीनों बैठ जाते हैं और शिवाय अपने खिलौने तीनों को दिखाने लग जाता है। वह जैसे ही बॉल को उछालता है कि बॉल उछलते हुए कमरे से सीधा निकल जाता है और निधि और शिवाय उसे पकड़ने के लिए बाहर भाग जाते हैं। देखो, जो हुआ वो सिर्फ एक मजाक था और कुछ नहीं। मैंने माफ़ी भी मांगी थी तुमसे। चलो एक बार फिर सॉरी बोल देती हूँ। अर्शी जैन को देखते हुए कहती है, ओह सच में, तुम्हारी सॉरी से सब ठीक हो जाएगा। जो सबके बीच तुमने मुझसे सॉरी बुलवाया था उसका क्या? सुना भी था लोग मुझे क्या क्या बोल रहे थे। वह गुस्से से बोला, देखो मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, अब और क्या करूँ, गलती हो गई। अर्शी बोली, सॉरी बोल रही हो कि एहसान कर रही हो? नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी, मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, समझी? वह मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तो कर लो अपने हिसाब से, कुछ कर नहीं पाओगे। वह बोलते हुए उठी और कमरे से बाहर निकल गई। जैन गुस्से से उसे जाता हुआ देखता रह गया। यूं आसानी से हार मानने वालों में से वह बिल्कुल नहीं था। मुझे डरा रही है, वह हल्के से मुस्कुराया। अर्शी जैसे ही कमरे से निकलती है, उसे नीति और शिवाय गैलरी में खेलते हुए मिल जाते हैं। वह नीति से चलने को बोलती है तो शिवाय उसने खेलने की जिद करने लग जाता है। आज नहीं, कल खेलेंगे, अर्शी शिवाय से बोलती है और नीति को चलने को कहती है। खेलने से पहले ही डर गई तुम्हारी दोस्त।
जैन बोला, जो कि दरवाजे पे खड़ा था। अर्शी उसकी तरफ देखते हैं और वह मुस्कुरा देता है। ऐसी बात नहीं है, दोस्त बहुत स्ट्रांग है। आप जानते नहीं, चाचू उन्हें शिवाय बोलता है। तो अर्शी तिरछी मुस्कान लिए जैन को देखती है, जो कि चिड़ा सा उसे घूर रहा था। कल मिलते हैं शिवाय, आज अपने इस चाचू के साथ खेल लो, अर्शी बोली और शिवाय को बाय कर चली जाती है। खुद को समझती क्या है, इतना घमंड लेकर कहाँ जाएगी, जैन बोला। अर्शी और जैन एक दूसरे के बारे में सोचते हुए सो जाते हैं। जहाँ अर्शी बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहती थी, वहीं जैन उसे सबक सिखाने का सोच रहा था। अगले दिन शिवाय का जन्मदिन होता है। अर्शी सुबह ही शिवाय को विश कर देती है। जैन का अपने रूम में होने के कारण उसकी मुलाकात अर्शी से नहीं हो पाती और अर्शी भी अब उससे दूर ही रहना चाहती थी। सुबह से शाम हो जाती है। जैन अर्शी का इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि उसके दिमाग में अर्शी के खिलाफ कुछ चल रहा होता है, जिसे वह अंजाम देने के लिए अर्शी का इंतज़ार कर रहा होता। आज सुबह से एक बार भी अर्शी उसे नज़र नहीं आई थी। अर्शी आज पहली बार शिवाय के घर नहीं जाने चाहती थी। वजह था जैन का वहाँ होना। ऐसा नहीं था वह डर गई थी उससे, बल्कि वह तो जैन की भलाई के लिए ही उससे दूर रहना चाहती थी। अर्शी शाम को अपनी दोनों बहनों के साथ शिवाय के घर जाती है। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। आसपास के लोग एकत्रित हुए थे पार्टी में। वह भी जाकर सबके बीच बैठ जाती है, चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन जैन उसे नहीं दिखता। उधर पिलर के साइड में खड़े जैन की नज़र पूरी तरह से अर्शी पर टिकी हुई थी। ब्लू ड्रेस में वो अच्छी लग रही थी। ऐसा नहीं था, जैन का मूड बदल गया था, लेकिन वह एक पल को अर्शी को देखकर सोचने लगा कि काश उनकी मुलाकात इतनी अजीब तरीके से ना हुई होती। सिर झटक कर वह अर्शी के पास जाता है और रीति और नीतिका से बात करने लग जाता है। जैन की नज़रें इस दौरान भी अर्शी पर ही थी। अर्शी बैठे बैठे बोर होने लग जाती है, तो वह वॉशरूम का बहाना कर ऊपर चली जाती है। अर्शी के जाते ही जैन भी बहाने से ऊपर चला जाता है। वहीं अर्शी जैन के इरादों से अनजान वॉशरूम की तरफ बढ़ती है। वह दरवाज़ा खोलने ही वाली थी, किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ खींच लिया और अर्शी उसके ऐसा करने से घबरा जाती है। कौन है, छोड़ो मुझे, अर्शी धीरे से बोलती है। ओह, डर गई क्या स्ट्रॉन्ग दीदी, जैन उसका मजाक उड़ाते हुए बोला और जैन की आवाज़ सुन अर्शी चौंक जाती है। जैन अर्शी को अपने कमरे में लेकर दरवाज़ा बंद कर देता है। जैन की पकड़ से छूटते ही अर्शी उसको घूर कर देखती है और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन इससे पहले वे दरवाज़ा खोलकर निकलती, जैन ने फिर उसे पीछे से खींच लिया था। देखो, तुम सही नहीं कर रहे हो, बहुत बुरा हो जाएगा अगर किसी ने देख लिया तो। ये मुंबई नहीं, समझने की कोशिश करो, जाने दो मुझे, दरवाज़ा खोलो, अर्शी परेशान से होके बोली। नहीं खोलूँगा, और ये क्या मुंबई और ये सब लगा रखा है, वह उसे घूरते हुए बोला। इससे पहले कि अर्शी कुछ करती, उसे चूहा दिख जाता है। वह चूहा देखते ही खींचती हुई बेड पर चढ़ जाती है और जैन अर्शी के खींचने से घबराकर बेड पर गिर जाता है। पैर ऊपर करो, काट लेगा, अर्शी बोली। जैन उससे पूछता है कि क्या है ये, लेकिन वह कुछ बताने के बजाय उसे पैर ऊपर करने को बोलती है। जैन पैर ऊपर कर अर्शी से बैठने को बोलता है, जो कि अब तक खड़ी थी, लेकिन वह जब बैठने से मना करती है तो जैन उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। अचानक से जैन के खींचने पर अर्शी ना संभाल पाने के कारण जैन के ऊपर गिर जाती है। अर्शी की चीख सुनकर सब ऊपर आ जाते हैं, दरवाजे पर पीटने लगते हैं, लेकिन इससे पहले जैन उठकर दरवाज़ा खोलता, लोग खिड़की से उन्हें देख लेते हैं और गलत समझ लेते हैं। अर्शी सबकी आवाज़ सुनकर घबरा जाती है, जिससे वह डर रही थी। वही चीज़ हो गई थी उसके साथ। जैन दरवाज़ा खोलकर साइड खड़ा हो जाता है। लोग उसे घूरते हुए कमरे में दाखिल होते हैं। बेशर्मी की भी हद होती है। पार्टी की आड़ में ये दोनों यहाँ ना जाने क्या क्या कर रहे थे। दोनों परिवार कितने इज्जतदार हैं और बच्चे पूरे के पूरे ख़राब, एक औरत बोली। जैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। जो लोग इतना मुंह टेढ़ा किए जा रहे हैं, वह अनुज को देखता है, जो गुस्से से उसे देख रहे थे। क्या कहेंगे राजीव जी अब आप, हम तो भाई कुछ नहीं कह सकते। अजी बाहर वाले हैं ना, आप ही बताइए इसे क्या नाम दिया जाए। आपके घर के बच्चे से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, दूसरा आदमी बोला। अच्छे होने का ढोंग करते हैं आजकल के लोग।
राघवेंद्र जी देख रहे हैं ना आप अपनी बेटी को। तमाम लक्षण उन पे लोग लगाने लगे थे। घर वाले चुप थे और बाहरी भाषण पे भाषण दिए जा रहे थे। जैसे आप लोग समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, अर्शी बोली। सब उसे देखने लगे। अब बहानेबाजी से क्या फ़ायदा, इतना दिखाते हैं लोग। एक औरत बोली, बस करिए आप लोग, हमारे परिवार का मामला है, हम निमट लेंगे, कृपया करके आप लोग जाइए। राजीव जी बोले, अरे आप लड़के वाले हैं तो कहेंगे कि एक बार लड़की के बारे में सोचिए, कौन करेगा इससे शादी। बेचारा राघवेंद्र, बहुत महंगी पड़ गई यारी दोस्ती। आप लोग जाइए प्लीज़, हम संभाल लेंगे, राघवेंद्र जी बोलते हैं। लेकिन अचानक ही उनके सीने में दर्द उठता है और वे सीने पर हाथ रख लेते हैं। अर्शी भागकर राघवेंद्र जी को पकड़ लेती है, जो कि आंख बंद किए रहते हैं। सब घबरा जाते हैं। राजीव जी साहिल को डॉक्टर को फ़ोन कर बुलाने को बोलते हैं। अर्शी की आंखें गीली हो जाती हैं। उसकी माँ भी दोनों बहनों को संभाले खड़ी रहती है। राघवेंद्र जी को पलंग पर लिटाते हैं। सबके चेहरे पे उदासी छा जाती है। सारे गेस्ट चले जाते हैं। जैन एक किनारे खड़ा सब देख रहा होता है। उसे बहुत अफसोस होता है अपने किए पर। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इसका अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।